सभी को नमस्कार। हिंदी विज्ञान मंच पर आपका स्वागत है। 28 तारीख को 10th क्लास का हिंदी कोर्स ए का एग्जाम है। इस वीडियो में मैं आपके साथ हिंदी कोर्स ए का जुलाई 2024 कंपार्टमेंट एग्जाम वाला पेपर डिस्कस करूंगा, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं आपको कंप्लीट पेपर अच्छे से समझाऊंगा और सभी प्रश्नों के उत्तर डिस्कस करूंगा। आप थोड़ा इत्मीनान से इस पेपर को पढ़ें और मेरे साथ साथ इसको हल करने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। आपको सबसे उपयुक्त उत्तर इनमें से चुनना है। जो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे वहां से आपको सबसे सही उत्तर को चुनना है। अब पहले आपको करना क्या है, इस तरह के प्रश्न में गद्यांश को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना होता है और उसका अर्थ ग्रहण करना होता है। आप परीक्षा हाल में अपने मन में पूरे गद्यांश को पढ़ेंगे। मेघालय पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसका अर्थ है बादलों का घर। इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। यहाँ विस्तृत मैदान, नदी, पहाड़ियाँ और घाटियाँ हैं। पहाड़ की तलहटी पर समतल भूमि की संकरी पट्टी बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगी है तथा दक्षिण में असम राज्य के अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है। 3 पर्वतीय अंचलों में बटा हुआ है मेघालय। खासी पर्वत, गारो पर्वत और जैंतिया पर्वत, और इन्हीं 3 पर्वतीय अंचलों से बने हैं 5 जिले। पूर्वी खासी पर्वत जिला, पश्चिमी खासी पर्वत जिला, पूर्वी गारो पर्वत जिला, पश्चिमी गारो पर्वत जिला और जैंतिया पर्वत जिला। हर अंचल की अपनी अलग अलग संस्कृति है, रीति रिवाज, पर्व, उत्सव है, लेकिन हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मातृसत्तात्मक है। भूमि, धन, संपत्ति सब माँ से बेटी को मिलती हैं। तो आप देख लीजिए बेटा, इन सभी बातों को आपको अच्छे से समझना है। मातृसत्तात्मक का अर्थ क्या है? मातृसत्तात्मक का अर्थ है भूमि, धन, संपत्ति माँ से बेटी को मिल जाती है। सामान्यतः क्या होता है, जो संपत्ति होती है वो पिता से पुत्रों को मिलती है, लेकिन मेघालय में इसके विपरीत चला हुआ है, मातृसत्तात्मक है। आगे पढ़ लेते हैं। मातृसत्तात्मक व्यवस्था होने के कारण यहाँ नारी शोषण की घटनाएं नहीं होती। इंपॉर्टेंट बात है, आपको इस तरह की बातों को समझना है कि नारी शोषण क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ मातृसत्तात्मक व्यवस्था है। स्त्री का यहाँ वर्चस्व है। यह एहसास गुवाहाटी से मेघालय की सीमा में घुसने के साथ ही होने लगता है। तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती हैं और बेहिचक बतियाती दिखाई देती हैं। शायद कमोबेश यह स्थिति पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी है। कमोबेश लगभग पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी यही स्थिति है, मतलब वहां भी मातृसत्तात्मकता का की झलक आपको मिल जाएगी। भले वहां मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था ना हो, मतलब व्यवस्था ना हो, लेकिन झलक आपको मिल जाएगी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी यही स्थिति है। स्त्रियों का एक पूरा बाजार ही है वहां, जिसे माइती बाजार कहते हैं, यानी माँ का बाजार। दिन दोपहर हुई नहीं कि सिर पर सब्जी, कपड़ों या अन्य सामान के टोकरे रखे स्त्रियां इस बाजार में आ पहुंचती हैं। दिन भर सामान की बिक्री कर शाम को अपने अपने घर लौट पड़ती हैं। किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं है, यानी अमीर घरों की स्त्रियां भी माइती बाजार में मिल जाएंगी और गरीब घरों की स्त्रियां भी। और यह बाजार केवल इम्फाल में ही नहीं है, मणिपुर के हर नगर, कस्बे, गांव में है वहां की संस्कृति का एक अटूट सिलसिला। तो ये मैंने आपको पढ़ के सुनाया बेटा, पूरा ये जो गद्यांश आया है। अब इसके आधार पे आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका और आपको प्रश्नों को हल भी करके देखना है। मैं एक बार आपको हल भी करवा देता हूं। पहला प्रश्न है, मेघालय प्रदेश की सीमाएं साझा होती हैं। ऊपर हमने जब ये गद्यांश पढ़ा था तो वहां पर आया था बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा और असम की अंतर्राज्यीय सीमा, यानी अंतर्राज्यीय सीमा से भी है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी है। तो उत्तर हमारा बनेगा सी। ए और बी दोनों ही सीमाओं से है। प्रश्न नंबर 2, मेघालय को उत्तरी भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। यह बात भी पहले ही पद में आ गई थी कि मेघालय को उत्तरी भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है और स्कॉटलैंड अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ उत्तर क्या बनेगा बेटा? उत्तर बनेगा ए। यहाँ के मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य के कारण, आप जब इस गद्यांश को पढ़ रहे थे तो आपने देखा भी होगा वहां पहाड़ों का भी विस्तृत वर्णन किया गया है, वहां की सुंदरता के बारे में बताया गया है।
प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। मातृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था में ऊपर हमने पढ़ा था कि मुखिया घर की महिला होती है और जो संपत्ति है वो माँ से बेटी को मिलती है। तो यहाँ देखिए संपत्ति बेटी को मिलती है और परिवार की मुखिया महिला होती है। ऑप्शन सी आपको मिल जाएगा। अगर आप गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे, उसका अर्थ ग्रहण करेंगे तो बेटा आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। प्रश्न नंबर 4, माइती बाजार के विषय में क्या असत्य है? असत्य है, गलत बात बतानी है आपको। यहाँ वर्ग भेद नहीं है, यह बात सही है। यह हर क्षेत्र में लगता है, यह बात भी सही है, हमने ऊपर पढ़ा था। खरीद फरोख्त का काम स्त्रियां करती हैं, यहाँ भी आपको गद्यांश में मिला था। अब ऑप्शन डी है, यहाँ केवल महिलाओं को प्रवेश मिलता है, यह बात असत्य है, गलत है। ये बात कहीं भी इस गद्यांश में नहीं आई कि महिलाओं को प्रवेश मिलता है, तो उत्तर हमारा बन गया डी। प्रश्न नंबर 5, कथन और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन है, मेघालय में नारी का सम्मान होता है न कि शोषण। बिल्कुल सही है, ये बात हमने पढ़ी थी। अब उसका कारण दिया है, इस बात जो ऊपर बात कही गई है उसका कारण क्या है? यहाँ स्त्रियां आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हैं, यह बात नहीं आई बेटा, ये ऊपर वाली बात की व्याख्या नहीं है। यानी कथन तो हमारा सही है, लेकिन जो नीचे बात कारण दिया गया है वो सही नहीं है, पुष्टि नहीं करता ऊपर वाली बात की। तो उत्तर हमारा क्या बनेगा? डी बनेगा। कथन सही है लेकिन कारण कथन की सही पुष्टि नहीं करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को पढ़ना है और ध्यानपूर्वक उत्तर देने हैं। एक बार मैं छोटा कर देता हूं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। इन प्रश्नों को भी आप अपने आप भी एक बार हल करेंगे। अब आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। जैसे हमने ऊपर गद्यांश पढ़ा था, ऐसे ही आपको इस काव्यांश को भी पढ़ना है। हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया, नथुनों से प्राण तक खिंच गई गंध की लकीर सी, आंखों में हो गई रंगों की बरसात, अनायास कह उठा वाह धन्य है वसंत ऋतु, लौटने को पैर जो बढ़ाए तो क्यारी के कोने में दुबका एक नन्हा फूल अचानक बोल पड़ा, सुनो एक छोटा सा सत्य तुम्हें सौंपता हूं, धन्य है वसंत ऋतु ठीक है, पर उसकी धन्यता उसकी कमाई नहीं, वह हमने रची है, हमने यानी मैंने, मुझ जैसे मेरे अनगिनत साथियों ने, जिन्होंने इस क्यारी में अपने अपने ठाव पर धूप और बरसात, जाड़ा और पाला झेल, सूरज को तपा है पूरी आयु एक पांव पर। तुमने ऋतु को बखाना, पर क्या कभी पल भर भी तुम उस लोक को भी देख सके जिसके बल पर मैंने और इसने और उसने यानी मेरे एक एक साथी ने मिट्टी का अंधेरा फोड़ सूरज से आंखें मिलाई हैं, यदि जानते हो तुमसे भी रंग जाती एक ऋतु। ये एक काव्यांश है बेटा, इस काव्यांश का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इसको पढ़ना अच्छे से। उसके बाद अब इसके प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, वसंत ऋतु की धन्यता किसकी मेहनत का परिणाम है? काव्यांश के शुरुआत में ही आया था कि जो ये वसंत ऋतु की प्रशंसा की गई है उसके उत्तर में फूल ने कहा है कि ये वसंत ऋतु की तो प्रशंसा कर दी, लेकिन हमारी प्रशंसा नहीं कर रहे हो, जो कुछ भी है यह सब किसकी वजह से है? इसका उत्तर था जो रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं उसकी मेहनत का परिणाम है। तो उत्तर डी बनेगा बेटा, रंग बिरंगे फूलों की। प्रश्न नंबर 2, मिट्टी का अंधेरा फोड़ सूरज से आंखें मिलाई हैं काव्य पंक्ति का भावार्थ है। मिट्टी का अंधेरा फोड़ अर्थात जो बीज मिट्टी में दबा दिया गया था, कठिनाइयों का सामना करके वो बाहर आ गया है और अब वो साहसपूर्वक सूरज का सामना कर रहा है। तो इसका उत्तर क्या बनेगा? इसका उत्तर बनेगा ए, कठिनाइयों का साहसपूर्वक सामना किया है। प्रश्न नंबर 3, उसे यदि जानते तो तुमसे भी रंग जाती एक ऋतु पंक्तियों में क्या जानने की बात कही गई है? बेटा फूल ने कवि को समझाया है कि ये जो सुंदरता है ये फूलों की देन है और फूलों ने मेहनत की है, कठिनाइयों का सामना किया है, संघर्ष किया है, उसी का परिणाम है ये वसंत ऋतु जो आपको अच्छी लग रही है। तो इसका उत्तर क्या बनेगा? उत्तर बनेगा ए, जीवन का सौंदर्य परिश्रम में ही है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको जीवन का हर पल बड़ा सुंदर लगेगा। प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत काव्यांश में वाह का प्रयोग किसके लिए हुआ है? जो वाह शब्द कवि के मुंह से
अनायास निकला था, जब फूल खिले हुए थे उसकी गंध उसके नाकों तक आ गई थी, तब कवि के मुंह से निकला था वाह क्या ऋतु है, क्या सुंदर ऋतु है ये। तो उत्तर आया था डी, वसंत ऋतु के लिए वाह शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 5, कथन और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन है रंग बिरंगे फूल देखकर कवि को रंगों की बरसात का अनुभव होता है। यह कथन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि कवि ने वसंत ऋतु की प्रशंसा क्यों की है? रंग बिरंगे फूलों को देखकर। कारण है इसका, क्या कारण है इस ऊपर वाले कथन का? कि फूलों की सुंदरता और सुगंध कवि को मोह लेती है। यह बात भी बिल्कुल सही है, इस कथन की यह पुष्टि करता है। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा बेटा, देख लेते हैं। उत्तर बनेगा सी, कथन सही है और कारण कथन की सही पुष्टि करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य और नंबर 3 मिश्र वाक्य। तो 3 भेद हैं। अब इसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक संयुक्त वाक्य से संबंधित कथनों वाले विकल्प का चयन कीजिए। बेटा अगर आपको संयुक्त वाक्य क्या होता है तभी आप अपना उत्तर दे पाएंगे। संयुक्त वाक्य वो होता है जिसमें 2 सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जुड़े होते हैं, उनके बीच में और, तथा, एवं, जब इस तरह के शब्द होते हैं, 2 सरल वाक्यों को जोड़ देते हैं तब संयुक्त वाक्य बनता है और दोनों के दोनों वाक्य अपना पूर्ण अर्थ ग्रहण करते हैं। अब पहला ऑप्शन देखते हैं। हम सबके प्रिय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं और उनका जन्म स्थान डुमरांव है। ये देखिए यहाँ योजक शब्द है और। पहला भाग हम सबके प्रिय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, वाक्य पूरा हो गया। अगर आप पीछे वाले वाक्य को हटा दें यहाँ और के बाद के वाक्य को, तो इसका पूरा अर्थ आपको मिल जाएगा। अब इस और के बाद जन्म स्थान डुमरांव है, ये वाक्य भी अपने आप में पूरा है, इसे योजक से जोड़ दिया गया, तो जो पहला वाक्य है ये संयुक्त वाक्य है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। बालाजी मंदिर जाने का रास्ता रसूलन बाई और बतुलन बाई के यहां से होकर जाता है। बेटा ये सरल वाक्य है, यहाँ पर 2 वाक्य नहीं है। बालाजी मंदिर जाने वाला रास्ता रसूलन बाई और बतुलन बाई, ये पूरा एक ही वाक्य है, ये सरल वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य नहीं है। कभी आप और देखकर समझ जाएं, वो केवल रट्टा नहीं मारना। अगर और के दोनों तरफ हम टुकड़ा कर दे वाक्य का इस तरह से, तो दोनों वाक्य पूरे होने चाहिए, उनका अर्थ मिलना चाहिए। अब अगर हम और से पहले पढ़ें, यहां से पहले पढ़ेंगे बालाजी मंदिर जाने का रास्ता रसूलन बाई, कुछ अधूरापन लग रहा है ना, इसका मतलब वाक्य पूरा नहीं हुआ। इसी प्रकार और के बाद अगर आप पढ़ेंगे बतुलन बाई के यहां से होकर जाता है, बतुलन बाई के यहां से होकर क्या जाता है, अर्थ नहीं मिला आपको, इसका मतलब ये संयुक्त वाक्य नहीं है। संयुक्त वाक्य में और के दोनों तरफ जो वाक्य होंगे उनका पूर्ण अर्थ होता है, ध्यान रखना। तो ये संयुक्त नहीं है, पहले वाला भाग संयुक्त था। अगला प्रश्न नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं इसका। अमीरुद्दीन सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमशुद्दीन 9 साल का है। अब यहां देखिए इस और के दोनों तरफ आप वाक्य के टुकड़े कर दें। अगर और से पहले आप पढ़ें अमीरुद्दीन सिर्फ 6 साल का है, पूरा हो गया वाक्य, अर्थ आपको समझ में आ गया। अब और के बाद पढ़ें, यहां से आगे पढ़ें बड़ा भाई शमशुद्दीन 9 साल का है, यह वाक्य भी पूरा है, कुछ भी अधूरापन नहीं है। तो ऐसे वाक्य जो सरल वाक्य हैं और के द्वारा जोड़ दिए गए, योजक शब्दों से जोड़ दिए गए और दोनों का अपना अपना पूरा अर्थ है, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो तीसरा भी संयुक्त वाक्य बन गया है। तो अभी तक ऑप्शन 1 और 3 संयुक्त वाक्य बन गए। नंबर 4, रीड नरकट से बनाई जाती है जो डुमरांव के मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। बेटा अगर यहाँ पर हम योजक शब्द देखें, जो रीड नरकट से बनाई जाती है, यहां से तोड़ दो, यहां तक तो पूरा हो गया, रीड नरकट से बनाई जाती है। अब जो से पढ़ो, जो डुमरांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। अगर जो के बाद पढ़ते हैं डुमरांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है, क्या हमें पूरा अर्थ नहीं मिला, तो यह भी, ये जो वाक्य है ये मिश्र वाक्य है नीचे वाला। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा, अब उत्तर बन गया 1 और 3। और 1 और 3 कौन से ऑप्शन में आप देख लीजिए, ऑप्शन बी हमारा सही है, कथन 1 व 3 सही है, ये दोनों ही 1 और 3 संयुक्त वाक्य हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, रसूलन बाई और बतूलन बाई जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद है, आपको वाक्य बताना है कौन सा वाक्य है ये। देखिए मैंने बताया था आपको, जो सरल वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य होता है, बेटा आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, उद्देश्य और विधेय। संयुक्त सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है। संयुक्त वाक्य में योजक शब्दों द्वारा दो सरल वाक्यों को जोड़ देते हैं, और जो मिश्र वाक्य होते हैं उसमें दो सरल वाक्य होते हैं लेकिन दोनों आश्रित होते हैं, कोई भी उसमें मुख्य वाक्य नहीं होता, प्रधान नहीं होता, वो आश्रित है, पूरा अर्थ नहीं देते। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, रसूलन बाई और बतूलन बाई जब गाती हैं, यहां से देख लीजिए, तो तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है, अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है, ये वाक्य पूरा हो गया। लेकिन रसूलन बाई और बतूलन बाई जब गाती हैं, इसका तो कोई अर्थ पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब यह किस प्रकार का वाक्य है, यह वाक्य अगले वाले वाक्य पर आश्रित हो गया, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है। सरल वाक्य जिसमें केवल एक ही उद्देश्य होता है। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है, यही सरल वाक्य है बेटा। वाक्य पढ़ के देखो, वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। यहां से टुकड़ा कीजिए, आपको समझ आ जाएगा ये वाला वाक्य कौन सा है, ये मिश्र वाक्य है, ध्यान देना। अगला प्रश्न, काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी की थापों पर सोती है, ये संयुक्त वाक्य है। और डी है, 80 बरस के बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई, ये भी मिश्र वाक्य है, ध्यान देना। तो केवल पहला उत्तर है सरल वाक्य, बाकी जो दूसरा है ये मिश्र वाक्य था और ये संयुक्त वाक्य था, तो आपका उत्तर बन गया ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, काशी संस्कृति की पाठशाला है और यह शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। रचना की दृष्टि से यह वाक्य है। बेटा मैंने बताया था आपको, जब दो सरल वाक्य होते हैं, देखो पहला वाक्य है काशी संस्कृति की पाठशाला है, वाक्य पूरा हो गया, अधूरापन नहीं लग रहा। अगला देखो, यह शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है, यह वाक्य भी अपने आप में पूरा है, अधूरापन नहीं है। इनके बीच में योजक शब्द आ गया है और, तो जब इस तरह का वाक्य बनता है तो इसे हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य, तो उत्तर हमारा बनेगा बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन करके लिखिए। स्तंभ 1 में देखो पहले दिया है, इतना बता देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर न बख्शे। इतना बता देते हैं कि, अब यहां आके देखिए आप, ये आते ही आपको क्या लग रहा है, अधूरापन आ गया। जब भी अधूरापन आता है तो वो मिश्र वाक्य होता है, तो पहला 3 के साथ आ जाएगा। 1 3 के साथ आप देखिए कहां कहां पर है, पहले में और डी में है। उसके बाद, उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। इनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं, यह पूरा एक ही वाक्य है बेटा, ये सरल वाक्य बनता है। तो पहला तीसरे के साथ, दूसरा पहले के साथ। शहनाई अरब देशों में फूंक कर बजाया जाने वाला एक वाद्य है, उसे नए कहते हैं। और बीच में देखो बेटा और आ गया, ये योजी शब्द है, इसके दोनों तरफ जो वाक्य हैं पूरे हैं, तो ये आ गया संयुक्त वाक्य। तो तीसरा हमारा दूसरे के साथ मिल गया, तो ऑप्शन ए हमारा बन जाता है, आंसर आपका बन गया ए। प्रश्न नंबर 4, निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृत्रिवाच्य का उदाहरण कौन सा है। बेटा कृत्रिवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्ता, और कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं होती या फिर ने विभक्ति होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें आपको बताना है कौन सा वाक्य कृत्रिवाच्य है, यानी कर्ता प्रधान जिसमें होता है। पहला ऑप्शन है, पान वाले द्वारा दूसरा पान मुंह में ठूसा जा चुका था। पान वाले द्वारा, मैंने बताया था आपको, कर्ता के साथ कोई भी विभक्ति नहीं आएगी, विभक्ति नहीं आती इनमें, तो इसलिए ये जो पहले वाला जो वाक्य है ये कृत्रिवाच्य नहीं है।
हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, यह कृत्रिवाच्य है, आपका उत्तर यही बन जाएगा। अगला, चश्मे वाले द्वारा मूर्ति का चश्मा बदल दिया जाता था, यह भी कृत्रिवाच्य नहीं है। हालदार साहब द्वारा जीप में बैठा गया, यह भी कृत्रिवाच्य नहीं है बेटा, ये भाववाच्य है, ध्यान रखना आप लोग, भाववाच्य। ठीक है, तो आंसर हमारा बी बन जाता है। प्रश्न नंबर 2, नगर पालिका द्वारा कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को मूर्ति बनाने का काम सौंप दिया गया। इसका उत्तर आपको देना है। नगर पालिका द्वारा जब ये आ गया, जब मैंने बताया जो कर्ता के साथ अगर कोई विभक्ति आती है तो वो कर्मवाच्य तो हो, कृत्रिवाच्य तो होता नहीं है, कृत्रिवाच्य नहीं है। अब मूर्ति बनाने का काम सौंप दिया गया, मूर्ति बनाना। अब यहाँ क्रिया क्या हो रही है, मूर्ति बनाना। अब जब क्रिया अकर्मक होती है तो हमारा वहां भाववाच्य होता है, तो ये क्रिया अकर्मक नहीं है, ये सकर्मक क्रिया है, तो उत्तर हमारा बन जाएगा ये कर्मवाच्य, ऑप्शन सी कर्मवाच्य इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 3, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका, इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलने पर शुद्ध रूप होगा। उसके द्वारा पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका गया, यह बनेगा तो ऑप्शन ए बन जाएगा, ये आपका उत्तर बनेगा। प्रश्न नंबर 4, हालदार साहब द्वारा जोर से हंसा गया, इस वाक्य का वाच्य भेद होगा। हालदार साहब द्वारा जोर से हंसा गया, क्रिया कौन सी है, हंसना, और हंसना कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक। और जब अकर्मक क्रिया है तो मैंने आपको बताया जो वाच्य होता है वह भाववाच्य होता है, तो यहाँ पर जो वाच्य बनेगा भाववाच्य बी बनेगा। बेटा अकर्मक क्रिया की पहचान क्या है, जो क्रिया होती है उस पर आप क्या प्रश्न करें, अगर क्या का आपको उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक है, अगर क्या का उत्तर नहीं मिलता तो वह अकर्मक है। अब क्रिया है हालदार साहब द्वारा जोर से हंसा गया, हंसना क्रिया है, क्या हंसा, तो क्या क्या का उत्तर मिलेगा, नहीं मिलेगा, अकर्मक है, और अकर्मक क्रिया जब होगी तो हमारा भाववाच्य आएगा, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 5, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन करके लिखिए। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं, यह कौन सा वाच्य है, ये कृत्रिवाच्य है, कर्ता प्रधान है इसके अंदर, पहला तीसरे से मिलेगा। बाल गोविंद भगत के संगीत द्वारा लोगों को जगाया जा रहा है, बाल गोविंद भगत के संगीत द्वारा लोगों को जगाया जा रहा है, ये कर्मवाच्य है, और बाल गोविंद भगत द्वारा सोचा जा रहा है, यह भाववाच्य है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, पहला तीसरे के साथ कौन से में है, सी ऑप्शन आ गया, आपका उत्तर है सी। प्रश्न नंबर 5, निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों के में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। ऑप्शन 1, प्रश्न नंबर 1 है, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। रेखांकित पद का परिचय दीजिए। पद परिचय, अब यहां पर रेखांकित शब्द कौन सा है, रेखांकित शब्द है मैं, तो इन पंक्तियों में मैं कौन है, मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये चारों में दिया गया है। मैं पुल्लिंग है, पुल्लिंग ए में और सी में दिया गया है, एक वचन है, दोनों में एक वचन है। अब मैं कौन है, यहां पर मैं कर्ता कारक है, कर्ता कौन से में देख लीजिए, इन दोनों में से ए में, तो हमारा उत्तर क्या बनेगा, ए बनेगा, आंसर हमारा बन गया ए। अगला प्रश्न, पिताजी सारे दिन भभकते रहे, रेखांकित पद का परिचय दीजिए। भभकते रहे को रेखांकित किया गया है। अब भभकते रहे का मतलब क्या है, गुस्से में जलते रहे, आपको अर्थ भी समझ में आना चाहिए, तो इसका अर्थ क्या बनेगा, अब भभकते रहे क्या काम कर रहे हैं, भभकते रहे, कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है, तो यहाँ क्रिया है हमारी अकर्मक, अकर्मक 2 में दिया गया है, डी में और बी में। अब आगे पिताजी पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग किस में है, डी में है, बी में तो स्त्रीलिंग है, बेटा इन बातों को ध्यान देना आपने, पिताजी पुल्लिंग है, पुरुष है, तो ये तो बी खत्म हो गया, अब उत्तर हमारा बन गया डी, ठीक है। और पिताजी के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते भभकते रहे, आदरार्थ सम्मान देने के लिए, तो उत्तर हमारा डी बनेगा, दूसरे का उत्तर बन गया हमारा डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया,
रेखांकित पद का परिचय दीजिए। रेखांकित पद है शीला अग्रवाल को। अब शीला किसी का नाम है, नाम को हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो दो ऑप्शन है बी और सी। अब शीला महिला है तो यहाँ स्त्रीलिंग बन जाएगा, स्त्रीलिंग केवल इसमें है, एक वचन है, कर्म कारक है, तो आपका उत्तर क्या बन गया बेटा, उत्तर बन जाएगा आपका सी। प्रश्न नंबर 4, किसी दिन एक शिष्या ने डरते डरते खान साहब को टोका। रेखांकित शब्द का परिचय दीजिए। एक यहां दिया गया है, एक संख्यावाचक होता है और वो भी निश्चित संख्यावाचक, तो यहाँ ऑप्शन ए में है निश्चित संख्यावाचक, बाकी तो आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है, फिर मैं बता रहा हूं। अब शिष्या है बेटा, शिष्या लड़की होती है तो स्त्रीलिंग है, एक है, एक वचन है, और विशेष्य शिष्या है, इसमें विशेष्य है, ठीक है, तो ये आपका उत्तर ए बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुलोचना की नई फिल्म यहां लगी है, यहां को अंडरलाइन किया गया है। अब यहां को हम क्या मानते हैं, यहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, देखिए क्रिया विशेषण सब में दिया गया है तो स्थानवाचक है ये, ठीक है, दो में स्थानवाचक दिया गया है। सुलोचना की नई फिल्म यहां लगी है, बेटा क्रिया विशेषण शब्द है और क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं। अविकारी का मतलब क्या है, जिनमें लिंग वचन के साथ परिवर्तन नहीं आता, ठीक है, तो अब हमारा उत्तर इसमें से क्या बन सकता है, उत्तर हमारा बी बन जाएगा, स्थानवाचक स्त्रीलिंग एक वचन लगी क्रिया की विशेषता। लेकिन यहाँ पुलिंग भी दिया गया है तो जो पुलिंग वाला कर देगा उसको भी नंबर मिलेंगे, क्योंकि जो क्रिया विशेषण है वो अविकारी होते हैं और उन पर लिंग वचन आदि का प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसलिए यहाँ पर दोनों उत्तर सही माने जाएंगे, आपका बी भी और सही भी, क्योंकि क्रिया विशेषण जो होता है वो अविकारी होता है, उसमें लिंग वचन के आधार पर फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न नंबर 6, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित निम्नलिखित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न, तदपि दिन ही दिन होत झांवरे मनहु कमल हिम्मारे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में अलंकार हैं। बेटा आपको उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान बताई गई हुई क्लास में, जनहु मनहु ज्यों त्यों जहां आता है, मनहु ये मनहु आ गया, जहां पे जनहु मनहु ज्यों त्यों आते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो उत्तर आपका बनेगा बी। प्रश्न नंबर 2, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, मृतक में भी डाल देगी जान की मरे हुए में भी जान डाल देगी, अतिशोक्ति, बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है बेटा, मरे हुए में जान नहीं आती लेकिन यहाँ पे बढ़ा के बोल रहा है, तो उत्तर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर जो बढ़े चढ़ाकर बात बोलते हैं उसे बोलते हैं अतिशोक्ति, तो ऑप्शन ए आपका उत्तर बनेगा अतिशोक्ति अलंकार। अलंकार आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे, आपने पढ़े होंगे क्लास में। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में से मानवीकरण अलंकार के उदाहरण हैं। बेटा मानवीकरण अलंकार कब होता है, जब हम प्रकृति को मानव के रूप में पेश करते हैं। अब पहला ऑप्शन देखिए, कार्तिक की हंसमुख सुबह नदी तट से लौटती गंगा नहाकर। बेटा नहाकर कौन लौटते हैं, मनुष्य लौटते हैं, लेकिन यहाँ नदी तट से लौटती गंगा नहाकर, कार्तिक की सुबह को कहा है कि सुबह जो है वो गंगा नहाकर लौट रही है, तो ये मानवीकरण अलंकार है, पहला ऑप्शन हो गया। उसके बाद दूसरा देखो, हे प्रभु हमें दो जीवन दान, यहाँ पर कोई मानवीकरण नहीं किया गया। प्रश्न ऑप्शन 3, वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े की जो वन है शरद की चांदनी की चादर ओढ़े हुए है, मानवीकरण कर दिया गया है, तो तीसरा भी मानवीकरण है। और चौथा, इतना रोया था कि उस दिन ताल तलैया सब बह डाले, यहां पर है अतिशोक्ति अलंकार, तो ऑप्शन 1 और 3 में मानवीकरण है, तो हमारा उत्तर बनेगा बेटा बी, 1 व 3 सही है। प्रश्न नंबर 4, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, प्रस्तुत काव्य पंक्ति में अलंकार है। बेटा यहां पर अलंकार है श्लेष, आपने एक दोहा पढ़ा है पूरा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, यहाँ पर इस पानी के साथ 3 अर्थ चिपके हुए हैं। मोती की अगर बात करते हो तो पानी का अर्थ है चमक, जब मोती की बात करते हो तो पानी का अर्थ चमक से लिया गया है। मनुष्य की अगर बात करते हो तो पानी का अर्थ है शर्म, मान मर्यादा, और चून का अगर आप संदर्भ लेते हो तो चून का अर्थ है पानी, कि अगर पानी ना हो तो चून बेकार है, अगर
चमक ना हो तो मोती बेकार है, और मनुष्य में शर्म नहीं है तो मनुष्य बेकार है। तो यहाँ पे अलंकार है श्लेष अलंकार, क्योंकि इस पानी शब्द के साथ 3 अर्थ चिपके हुए हैं। श्लेष का अर्थ चिपकना। अगला प्रश्न है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई गए निशाचर भाग। कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। बेटा फिर से वही बात आ गई है, अतिशयोक्ति अलंकार बढ़ा चढ़ाकर बात को कहा गया है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा अलंकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पठित गद्यांश के पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। ये फिर से एक गद्यांश आ गया है, लेकिन यह आपकी पुस्तक से है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसके प्रश्न भी दिखा रहा हूं, आप एक बार उनके भी स्क्रीनशॉट को लेकर उन्हें सोल्व करने का प्रयास करें। मैं आपको उत्तर फिर भी बता देता हूं इन सभी के। पहला प्रश्न है, लेखक बाल गोविंद भगत के परिवार के सदस्यों में किससे परिचित नहीं थे? तो उत्तर है इसका सी, पत्नी से। प्रश्न नंबर 2, बाल गोविंद भगत के कौन से कार्य लोगों के लिए अचरज का कारण बने? सही विकल्प का चयन कीजिए। आप उस गद्यांश को ऊपर से पढ़ेंगे और उत्तर अपने आप देने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको सही उत्तर बता देता हूं। इसका उत्तर है सी, केवल 3, स्पष्टवादी होना और नियमों का बारीकी से पालन करना। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किनके आदर्शों का अनुपालन करते थे? इसका उत्तर है कबीर के, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, बाल गोविंद भगत को साधु कहा गया है? इसका उत्तर है डी, ग्रस्त होते हुए निर्विलिप्त जीवन व्यतीत करने के कारण। और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, कथन और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। यहाँ पर एक कथन दिया गया है, एक विकल्प दिया गया है, उसको पढ़ के आपको उत्तर देना है। और इसका उत्तर है डी, कथन सही है और कारण कथन की सही पुष्टि करता है। ठीक है, ये आप अपने आप हल करने का प्रयास करेंगे। अब प्रश्न नंबर 8, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर चुनकर लिखने आप लोगों को। हालदार साहब के भावुक होने का क्या कारण था? इसका आंसर है सी, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा होना। प्रश्न नंबर 2, मनु भंडारी के परिवार में विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता क्या थी? उसका उत्तर है बी, 16 वर्ष और 10वीं पास। प्रश्न नंबर 9, पठित पद्यांश के आधार पर बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपको पद्यांश दिया गया है, इसके आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हें सोल्व करने का प्रयास करें। मैं फिर भी आपको इनके उत्तर बता देता हूं। जो पहला क्वेश्चन है, पत्तियों का मुरझाकर गिरना किसका प्रतीक है? इसका उत्तर है जीवन की नश्वरता का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तुम सुनकर सुख पाओगे काव्य पंक्ति में तुम किसके लिए प्रयोग किया गया है? उत्तर है बी, मित्रों के लिए। अगला है प्रश्न नंबर 3, रीति सागर से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है ए, विशिष्ट उपलब्धि का ना होना। अगला प्रश्न है, कवि अपने जीवन की उज्जवल गाथा किसी के साथ क्यों नहीं बांटना चाहता? इसका उत्तर है बेटा बी, वह कवि की निजी संपत्ति है। और अगला प्रश्न 5, कथन और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कवि अपने जीवन की कमजोरी समाज के सामने नहीं लाना चाहते, कारण क्या है? लोगों के बीच कटाक्षपूर्ण मजाक बनने का भय है। इसका उत्तर है बी, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। आगे प्रश्न नंबर 10, पठित कविताओं के आधार पर बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यह आप देख लीजिए एक बार और इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने आप करेंगे। बाकी आगे प्रश्न और दिखा रहा हूं। प्रश्न नंबर 11, ये कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं बेटा, जो पिछले साल पूछे गए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट एक बार ले लें और इन्हें खुद सोल्व करने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 12, ये जो पिछली बार पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें खुद आप सोल्व करने का प्रयास करें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 13 और 14 भी देख लीजिए एक बार। ये पिछले साल कंपार्टमेंट एग्जाम में आप लोगों से पूछे गए थे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको हल जरूर कर लें। प्रश्न नंबर 15 और 16, इस बार आपके पेपर में बेटा 15 प्रश्न आएंगे। पिछली बार 17 प्रश्न पूछे गए थे। तो आप एक बार इन सब का स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हें सोल्व करने का प्रयास करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर भेजें।
आपकी सभी क्वेरीज को सोल्व करने का प्रयास किया जाएगा।